उछाल के बाद ग्लोबल मार्केट्स दौड़े, डाउ 200 अंक चढ़ा, S&P और नैस्डैक में 1% का उछाल, एशियाई बाजारों में मजबूती और SGX निफ्टी 1% ऊपर। जनवरी के स्तर पर ही क्रूड के प्रोडक्शन को सीमित रखने पर समझौता मुमकिन, ओपेक देश और रूस के बीच मार्च में होने वाली बैठक पर अब सबकी नजर। आज से मार्च सीरीज की शुरुआत, फरवरी सीरीज में 6% नीचे जाकर निफ्टी 52 हफ्तों के निचले स्तर पर बंद। सबकी नजर अब सोमवार आने वाले आम बजट पर। आज से 7 नई कंपनियां NSE FNO में शामिल होंगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्यूमिंस, PC ज्वेलर्स, टाटा एलेक्सी की होगी एंट्री। डियाजियो से $7.5 करोड़ लेकर यूनाइटेड स्पिरिट्स से बाहर हुए विजय माल्या। माल्या पर डियाजियो की कोई देनदारी नहीं और वो जाएंगे ब्रिटेन। दिल्ली टाटा मोटर्स के सानंद प्लांट में हड़ताल जारी। कल हुई 2 घंटे की बातचीत, लेकिन मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच नहीं हो पाया कोई भी समझौता। और मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन आज संसद में पेश करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। CNBC आवाज पर एक्सपर्ट्स का पैनल आपको बताएगा सर्वे की बारीकियां। फाइनली फरवरी सीरीज खत्म हुई, बेहद खराब और 52 हफ्तों के निचले स्तर पर बंद हुआ निफ्टी। लेकिन आज दुनिया भर के बाजार में फिर से बड़ी उछाल के संकेत। कल तो हम उसका फायदा नहीं उठा पाए, आज उठा पाएंगे। प्री बजट रैली बनेगी और इस रैली में, इस रिकवरी में बाजार कितना ऊपर जा सकता है और बजट से पहले कहां पैसा लगाएं आप, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार और मैं हूं हेमंत खई और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान राकेश बंसल आरके ग्लोबल के, और उनसे जानेंगे कि आज कम से कम तेजी करनी चाहिए। SGX निफ्टी देखिए कितना अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, इस सब पर बात होगी। लेकिन अनिल, जनरली बजट सीरीज की पहले बात कर लेते हैं। लंबी सीरीज है, 31 मार्च को एक्सपायरी है और जनरली हम देखते हैं ये जो सीरीज होती है इसमें एडजस्टमेंट्स काफी सारे होते हैं, लोग अपनी बुक्स को एडजस्ट करते हैं, लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है। लेकिन ये सब जो चीजें हैं, फैक्टर जो हैं, वो बजट के बाद बात करना ज्यादा सही होगा। और आज तो कम से कम बजट के चलते एक रैली देखने को मिल सकती है बाजार में। हाँ, मुझे लगता है बजट से ज्यादा ग्लोबल मार्केट्स की रैली है। और जहां तक मार्च की सीरीज का सवाल है, एक्चुअली इस बार सबसे बढ़िया बात है कि एडजस्ट करने के बाद लोगों की बुक्स में प्रॉफिट बचे ही नहीं है। जिस तरह से बाजार कमजोर हुए हैं तो बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट की गुंजाइश है नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी ये जरूर है कि मार्च की सीरीज में ग्रेजुअली बजट के बाद एक हफ्ता देख लें, उसके बाद धीमे धीमे एक्शन कम होता हुआ दिखता है। अपने अकाउंट्स फाइनलाइज करने में लोग, ट्रेडर्स ज्यादा कामकाज में लगे रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो कुछ भी एक्शन है वो आज ग्लोबल मार्केट्स की वजह से होगा। बजट को लेकर चूंकि कोई खास उम्मीदें हैं नहीं, तो बजट के पहले बजट के लिहाज से बहुत बड़ी खरीदारी हो वो बाजार में नहीं दिखता। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक खरीदारी आज जरूर हो सकती है, उस लिहाज से एक एक्शन बन सकता है। तो आज अगर तेजी हो, SGX निफ्टी को देखकर गैप अप ओपनिंग हो, तो सेल ऑफ नहीं आएगा, ये कह सकते हैं? कंफर्टेबल हैं या आपको लगता है कि सेकंड हाफ फिर से हम ग्लोबल मार्केट्स के हाथ में ही होंगे? कमजोरी हो सकती है, सेल ऑफ नहीं होगा, ये कह सकते हैं कि मतलब एकदम यू टर्न लेके बहुत तेजी से गिर जाएंगे, वैसा नहीं होगा। लेकिन ये बात पक्की है, डेटा जब हम आगे डिस्कस करेंगे, ऊपर के लेवल पर टिकने में बड़ी मुश्किल आएगी बाजार को, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि लोग उछाल का इंतजार कर रहे हैं बेचने के लिए। और उस लिहाज से क्योंकि आज हम सीरीज के पहले दिन उम्मीद कर रहे हैं कि एक रिकवरी होगी, वो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से भी और थोड़ा बजट की वजह से भी। कि बजट के पहले एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी तो है ना कि बजट के पहले मंदी करने वाले ट्रेडर्स भी तो मुनाफा वसूली करना चाहेंगे। आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को 52 वीक लो पर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं ले जाना सकते, शॉर्ट वहां क्रिएट भी नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। सो ऐसे में मैंने क्या किया है, 6925 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मौका देखा है। 7050 से लेकर 7100 की ऊपर की रेंज है। अब 7050 के आसपास खुले, इंतजार करें थोड़ी देर, बाजार को टिकने दें, 7100 के आसपास आए, वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लें और फिर इंतजार करें बाजार के नीचे आने का, तब देखा जाए कि क्या करना है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 13400 13500 के रेंज में अहम सपोर्ट है। इन लेवल के आसपास आप एक स्टॉप लॉस लगा लें। 13800 से लेकर 13900 की रेंज में ऊपर बैंक निफ्टी एक उछाल दे सकता है। बैंक्स के लिए कुछ पॉजिटिव खबरें भी आ रही है SDR को लेकर, तो वहां से थोड़ी सी मजबूती आ सकती है। और ओवरसोल्ड है बैंक निफ्टी, तो थोड़ी रिकवरी बाजार के मूड के साथ साथ हो सकती है। और ऐसे में मैंने सिर्फ 2 ही सेक्टर चुने हैं पॉजिटिव, ऑयल एंड गैस और बैंक्स। ओके, चलिए तो इन सेक्टर्स के ऊपर आज जरूर नजर रखिएगा। आप पूछते हैं कि चार्ट पर कैसा लग रहा है बाजार। हालांकि 52 हफ्ते के निचले स्तर पर हैं, हमने देखा
7,000 के नीचे जाकर क्लोजिंग हुई, लेकिन जनरली अनिल हम देखते हैं कि जो डे वन होता है सीरीज का वो काफी पावरफुल होता है, काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला होता है, पोजीशंस लाइट होती हैं, एक्सपायरी का प्रेशर हमारे पीछे होता है, और जब एसजीएक्स निफ्टी अच्छा हो और सबसे बड़ी बात कच्चा तेल अगर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा हो तो फिर क्या कहने। राकेश गुड मॉर्निंग, क्या तेजी करना चाहेंगे आज के सत्र में? लगता है कि एक बहुत तगड़ा मूव आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। गुड मॉर्निंग हेमंत जी, अगर आप भारतीय बाजारों की बात करें तो ट्रेंड अच्छा नहीं है। अगर आप ग्लोबल संकेत देख रहे हैं तो ग्लोबल संकेत तो पिछले सप्ताह भी अच्छे थे, चार्ट्स पे क्लियरली ऐसा लगता है कि शायद यूएस मार्केट का बॉटम लग चुका है, बट किसी भी पुल बैक में अभी तक भारतीय बाजारों ने पार्टिसिपेट नहीं करा। अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करें तो लगभग 7.5% का लोस से हम एक पुल बैक देख चुके हैं, जबकि इंडियन मार्केट्स एज ऑफ नाउ भी लोस के पास ही हैं। पिछले शुक्रवार भी यूएस मार्केट्स में बढ़त आई थी, बट मंडे को ही हमारे यहाँ एक यू टर्न देखने को मिला था। अब नीचे में जैसे अनिल जी ने 6925 एक अच्छा सपोर्ट स्टॉप लॉस बताया है, नीचे में 6900 के अराउंड निफ्टी का एक सपोर्ट है, ऊपर में 7100 एक रेजिस्टेंस है, और बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जैसे अनिल जी ने भी बताया कि ओवरसोल्ड है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हेमंत जी नीचे में 13,350 से लेकर 13,400 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर में 14,100 एक रेजिस्टेंस है। सिंगापुर निफ्टी से जो संकेत हैं वो गैप अप ओपनिंग के संकेत हैं। अगर किसी को पुल बैक रैली को खेलना है तो मेरा ऐसा मानना है जो शुरू के 15 मिनट के लोज हैं उन्हीं का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और ओवरऑल देखें तो ट्रेंड काफी डाउन है इस मार्केट के अंदर। अगर हेमंत जी अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक भी देखें तो आपको चुनिंदा 1-2 स्टॉक्स दिखते हैं, जैसे एफएनओ के अंदर उदाहरण के तौर पर जेएसडब्ल्यू स्टील जहां ट्रेंड अप है, एफएमसीजी के अंदर मैरिको जहां ट्रेंड अप है, एल्स बाकी सब जगह देखें तो ट्रेंड डाउन है, बट बाकी अधिकतर स्टॉक्स और सारे बेंचमार्क इंडाइसेस ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। एक पुल बैक रैली रूल आउट नहीं की जा सकती है। पुल बैक रैली आज देखने को मिल सकती है, ओवरसोल्ड जोन में है भारतीय बाजार, और बजट से एक दिन पहले आज तेजी देखने को मिलेगी। और कौन से बजट से रिलेटेड शेयर हैं जहां पर आज आपको खरीदारी करनी चाहिए, इस सब पर बात करेंगे। संदीप भी कुछ ही देर में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अनिल एफआईएस की तरफ से जो है डेटा देखिए, हम हर रोज बात कर रहे हैं, कमजोरी वाले ही हैं। 1465 करोड़ रुपए की उन्होंने कैश मार्केट में कल बिकवाली करी है, लेकिन शायद ये बिकवाली एफएनओ की वजह से इतनी बड़ी दिख रही है, वरना 3 डिजिट की ही बिकवाली आजकल हो रही है। नहीं एक्चुअली कल एक्सपायरी के एडजस्टमेंट ज्यादा है। अदरवाइज देखिए 1466 करोड़ की कैश मार्केट की बिकवाली, 3200 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, अगर इतना एफआईज एक दिन में बेचे तो क्या सिर्फ सेंसेक्स 100 पॉइंट गिरना चाहिए? बिल्कुल। इन आंकड़ों के दम पर तो 500 पॉइंट भी निकल जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन ये पूरे रोल ओवर्स और एडजस्टमेंट के आंकड़े हैं, और उस लिहाज से हाँ इसमें कोई एक डाउट है ही नहीं। जहां पर हम लगातार बात करते हैं कि कैश मार्केट की बिकवाली, लगातार बिकवाली बाजारों को ऊपर नहीं जाने देगी, टिकने नहीं देगी, वो एकदम सही है। लेकिन इन आंकड़ों के दम पर बहुत घबराइए मत कि 3200 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेच दिए, 2400 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शंस बेच दिए, तो आंकड़े आपको भारी भरकम दिखेंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन के लिहाज से देखना है तो 2 चीजें, पहला तो ये कि कैश मार्केट में लगातार बिकवाली है, इसका मतलब साफ है कि जब तक वहां मूड माहौल न बदले तब तक आपको एग्रेसिव तेजी में नहीं आना है, ऊपर के लेवल पर बिकवाली होती रहेगी। दूसरा संकेत ये लेना है, डेटा आज से देखिए, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मंगलवार के बाद से देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सोमवार को भी बजट सेशन होगा, तो मंगलवार से आपको क्लियर कट डायरेक्शन मिलेगा कि भारतीय बाजारों पर एफआईएस का रुझान क्या जो बिकवाली का वो बरकरार रहता है या मूड में कोई परिवर्तन होता है। और जैसा अगर राकेश कह रहे हैं और वैसा हो जाए कि अमेरिकी बाजार बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है, वहां से रिबाउंड करें, तो अल्टीमेटली भले ही भारतीय बाजार अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ग्लोबल तेजी में, हो सकता है बड़ी इवेंट की बात करें। और सबकी जो नजरें हैं ना वो कच्चे तेल पर हैं, और कच्चा तेल को ड्राइव करने का जो फैक्टर है वो इनकी बैठकें हैं। बैठक में क्या निकले इसका तो कब होगी वो भी अभी तो मार्च की बात है, लेकिन मार्च अगले हफ्ते से ही आप देखिए शुरू हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, तो वो बैठक के ऊपर नजर होगी। और उससे पहले लगता है कि शॉर्ट करने वालों को थोड़ा मुश्किल हो सकती है ना। एफएनओ से किस तरह के संकेत आप बताइए मिल रहे हैं? क्या लगता है कि ओवरसोल्ड हैं, बाउंस दिखा सकते हैं, और कहां तक बाउंस में जाएंगे? ओवरसोल्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि 7000 के लेवल पर अब भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, इस सीरीज की शुरुआत में भी, और पिछली सीरीज में भी 7000 के नीचे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट नहीं हुआ। तो एक बात कहीं कहीं ये संकेत तो वायदा कारोबार से मिल रहा है कि लोग ये मान रहे हैं कि 7000 से नीचे की तुरंत बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, अनलेस कि फिर उसके लिए ग्लोबल मार्केट्स बहुत खराब हो या कोई नया नेगेटिव ट्रिगर हो। अब 7000 के नीचे अगर ओपन इंटरेस्ट को जाना है, नीचे की एक नई रिस्क खुलनी है, तो वो सोमवार को बजट के बाद खुले तो खुले। तो आप कह रहे हैं 68, 69 जो फरवरी के लोस थे, हो सकता है बजट अगर खराब आए तो टेस्ट हो सकते हैं, कम से कम आज टेस्ट और नहीं, कल फिर नहीं तो होंगे। उसके बहुत नीचे जाएंगे।
अगर बजट खराब आया तो फिर आप 68-70 पे जो लो बना दिया वहां पे नहीं रुकेंगे, फिर तो हम शायद 6500-6600 के आसपास पहुंच जाएंगे बजट के बाद। ये हो सकता है अगर नीचे जा। देखिए इस बजट में क्या है, बढ़ने की गुंजाइश कम है, गिरने की गुंजाइश ज्यादा है। बिल्कुल। और एक्सपेक्टेशन है कम। वायदा कारोबार के डेटा भी वैसे ही बता रहे हैं। तो 7000 के लेवल को आखिरी उम्मीद के तौर पर तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने मान के रखा है कि यहां से 100 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क अभी तक है नहीं। लेकिन अगर ये बजट के दिन निराश हो गए तो फिर इनकी तरफ से जो अपनी पोजीशन खत्म करने का जो प्रेशर होगा, जो सेलिंग प्रेशर बनेगा, वो बाजार पर भारी पड़ सकता है। तो वैसे आज हम आपको दिन के दौरान कोशिश करेंगे कि बजट के पहले आपको ऑप्शंस के जरिए किस तरह से बाजार को ट्रेड करना चाहिए वो बताएंगे। आप रहिए हमारे साथ। लेकिन फिलहाल जो डेटा है वो बता दूं, बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनी है, निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनी है। इसके अलावा आप देखिए एक इंटरेस्टिंग एडिशन होता दिख रहा है। जो आप बात करेंगे अगर 7000 के नीचे अगला सपोर्ट कहां आएगा, वो आएगा 6800 के आसपास, क्योंकि 6800 के पुट पर 10 लाख शेयर और नए जुड़े हैं कल के सेशन में। तो ओवरऑल वायदा कारोबार के डेटा सिर्फ ये बता रहे हैं कि 7000 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर माना जा सकता है और उस लिहाज से एक बाउंस बैक यहां से बनता है, वो दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। तो बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। वैसे भी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप जोड़ के देखें तो सेंसेक्स में 800 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखी जा चुकी है। उछाल के लिए आज आपको प्ले करना चाहिए बाजार को साफ तौर पर। लेकिन राकेश, बड़ा इवेंट है देखिए सोमवार को बजट। आज हालांकि इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, उससे थोड़े बहुत क्यूज बाजार निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ बड़े क्यूज मिलते नहीं है जनरली इकोनॉमिक सर्वे से। ये बताइए बजट के लिहाज से अगर आपको कोई शेयर खरीदना हो आज के दिन तो वो कौन सा एक स्टॉक होगा? देखिए अगर एक स्टॉक खरीदना हो तो डेफिनेटली हेमंत जी मैं मैरिको के साथ जाना चाहूंगा। काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। आप देखें पिछले सप्ताह स्टॉक ने एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया था, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बाय ऑन डिक्लाइन काइंड का काउंटर है। 231 पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 260 के लक्ष्य के लिए मैरिको को बाय करना चाहिए। मैरिको ये वो ऐसा स्टॉक है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए बजट के लिहाज से। यहां पर आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं 260 के टारगेट के साथ। राकेश कह रहे हैं यहां पर आज आप तेजी खेलिए। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि टॉप 5 एक्सपर्ट्स जो चार्ट्स को ट्रैक करते हैं वो निफ्टी के लिए क्या कह रहे हैं। नीरव वखारिया ग्लोब कैपिटल के कह रहे हैं कि तेजी करिए, आज 7040 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 6910 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। ओके, तो राय यहां पर खरीदारी की दूसरे एक्सपर्ट की तरफ से भी, और वो है अनुज दीक्षित यूनियन एडवाइजरी के। खरीदना चाहते हैं 7030 और 7080 उनका लेवल है ऊपर की तरफ। 6950 पर स्टॉप लॉस लगाइएगा। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च के विवेक गुप्ता निफ्टी में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। जहां उछाल में कह रहे हैं बेचकर चलिए, 6950 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और 6950 के नीचे जाएगा तो 6900 तक भी खिसक सकता है निफ्टी। 7091 का एक स्टॉप लॉस उन्होंने सुझाया है। ओके, और साथ में यहां पर बिकवाली की राय शेर खान के जय ठक्कर की तरफ से भी, वो भी समझते हैं 6950 तक फिसलेगा निफ्टी। 7120 के स्टॉप लॉस से आपको करनी चाहिए बिकवाली। और निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के विकास भी कह रहे हैं कि यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 7100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 6940 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो राय मिली जुली सी है अनिल अभी। बिल्कुल, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो रेंज जो निकल कर आ रही है, 3 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं खरीदारी कीजिए और 2 कह रहे हैं बिकवाली कीजिए। नीचे की तरफ 2 लेवल अहम है, नोट कर लीजिए। 6900, 6950 जो सपोर्ट का काम करेगा बाजार के लिए। ऊपर कितना जा सकते हैं? 7080-90 या यूं कहें कि 7100 के आसपास। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे 5 एक्सपर्ट्स में से किसी को भी 7100 के ऊपर की बड़ी तेजी दिख नहीं रही है। तो अगर गैप से अगर 60-70 पॉइंट ऊपर खुलेंगे तो उसके बाद क्या ट्रेड लेना है, इसका जवाब हमारे एक्सपर्ट से लेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद न सिर्फ निफ्टी बल्कि फोकस होगा स्टॉक्स पर। टॉप 5 स्टॉक्स जहां आज आपके लिए है ट्रेडिंग का मौका, खबरों के दम पर बताएंगे इस ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। GMR इंफ्रा, जीवी के पावर, एक थोड़ी नेगेटिव खबर इनके लिए, और CAG इनके एयरपोर्ट्स की जांच करेगा। जेवी पार्टनर्स की डिटेल मांगिए दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के लिए, ये खबर आई है।
साथ ही नजर रखिए आरसीएफ पर, यहां पर एक पॉजिटिव खबर आ रही है। आरसीएफ हिस्सेदारी खरीदेगा एफसीआई की सिंदरी यूनिट में, और सिंदरी यूनिट को सरकार रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। 11% हिस्सेदारी खरीदने की उनकी योजना है जॉइंट वेंचर कंपनी। अच्छा, फ्यूचर ग्रुप के लिए एक नेगेटिव खबर। हांगकांग का फंग ग्रुप, वहां का बड़ा ग्रुप है $25 बिलियन का, इनके साथ इनका एक जॉइंट वेंचर होना था 50-50, और इस जॉइंट वेंचर में वो इंपोर्ट और यहां पर होलसेल कारोबार करने के लिए एक जॉइंट वेंचर कर रहे थे। बात रद्द हो गई, प्लान रद्द हो गया, तो थोड़ा नेगेटिव असर सेंटीमेंट के लिए आता है। और मार्च सीरीज की देखिए शुरुआत हुई है, और सीरीज के पहले दिन ही 7 ऐसी कंपनियां हैं जो एफएनओ में आज से आपके लिए ट्रेड करने के लिए मिल जाएंगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स पहले भी एफएनओ में थी, लेकिन उसके बाद हट गई थी, अब ये वापस से शामिल हो रहा है। इसके साथ साथ इंडोकाउंट, पीसी ज्वेलर्स, टाटा एलेक्सी, ग्रैन्यूल्स, केपीआईटी, क्यूमिंस इंडिया, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जहां पर अब आप एफएनओ में भी ट्रेड ले पाएंगे आज से। तो ऐसे में यूनाइटेड स्पिरिट्स इनमें सबसे ज्यादा नजर में रहना चाहिए इन 7 स्टॉक में से। वहां पर बड़ा एक्शन आज होने वाला है, जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन टाटा स्टील, इसके लिए एक नेगेटिव खबर। छत्तीसगढ़ में एक आयरन और की जो माइन है वो इन्होंने छोड़ दी। अब बड़ी दिक्कत की बात है। दिक्कत क्यों है कि बस्तर में एक 20,000 करोड़ रुपए का प्लांट लगाने की जो योजना है टाटा स्टील की, वो इस माइन के दम पर थी। अब वो माइन निकल गई, तो इस प्लांट में अब वो निवेश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ये एक नेगेटिव खबर है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है तकनीकी राय देने के लिए। आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल और अब ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर में, लेकिन आज वो देंगे हमें वायदा कारोबार की रणनीति। संदीप, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार, बताइए मार्च सीरीज के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, किस तरह के रोल ओवर्स हुए, और क्या निफ्टी में आज जो दमदार शुरुआत के संकेत हैं एसजीएक्स से टिकाऊ होगी? बिल्कुल, एसजीएक्स निफ्टी से दमदार शुरुआत की सर्टेनली एक संकेत तो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 7100, 7150 ये एक रेंज होगा जहां पे वापस से थक जाएगा, और 7250 जिस तरीके से देखा एक 5-6 दिन की रैली के बाद वहां पे एक रेजिस्टेंस मिला था, तो ऐसा लग रहा है कि इस सीरीज में 7250 को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा। और बहुत ज्यादा अगर कोई बजट में पॉजिटिव कुछ न्यूज आ जाए और सारी पॉजिटिविटी दिखे और ग्लोबल क्यूज भी अच्छे हो जाए, तो 7330 एक रेंज है जहां तक ये मैक्सिमम जा सकता है। तो हमने तो यही सुझाया है कि कहीं ना कहीं 7000 का जो कॉल और पुट है उसको आप बेच के चलें, तो करीब 350-60 रुपए का प्रीमियम है, जो कि एक अच्छा खासा एक रेंज हो जाता है। नीचे की साइड करीब आप 700 के लगभग पहुंचते हो, और ऊपर की तरफ 7350, तो ये एक रेंज है जहां पे आप काम कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर जोड़ा बनाने से हो सकता है कि एक जो आईवी है अभी, क्योंकि बजट के पहले बहुत ज्यादा एक वॉलेटिलिटी भी बनी हुई है और मार्केट में भी विक्स काफी तेज है, तो आईवी में भी एक डिप आएगा अच्छा खासा मंडे बजट के बाद, ट्यूसडे के लगभग। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट गेन्स भी मिलेंगे। आप ये कह रहे हैं कि बजट के दिन निफ्टी में मैक्सिमम मूव 300 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होगा किसी भी तरफ? ऐसा लगता है मुझे 200-250 पॉइंट्स का मूव होगा। ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव अगर बजट आता है तो ये एक तरीके से घर बना चुका है, और आज 7050, 7060 के लगभग जब पहुंचेगा तो वहां पे भी थकावट दिखने लग जाएगी, और हो सकता है वहां पे रुक के फिर एक घर बना चुका होगा कि 200-250 पॉइंट का बहुत स्ट्रांग बजट आ जाए। बट 7330 क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैंक निफ्टी का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं, और कोई बहुत ज्यादा बैंकिंग से रिलेटेड कुछ वो आ जाए कि मेजर्स आ जाए, क्योंकि बैंकिंग अगर बैंक निफ्टी को देखें आप, तो करीब ये अक्टूबर 2010 के लेवल्स के आसपास पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। और ये अगर तोड़ देता तो फिर तो समझ में नहीं आ रहा कि निफ्टी का भी क्या होगा। हो सकता है कि 6500 के लेवल्स भी आ जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो 6500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, बस बैंक निफ्टी ने अगर खराब प्रदर्शन दिखाया। वैसे हमने देखा है फरवरी सीरीज में 6% निफ्टी टूटा था, 12% बैंक निफ्टी टूटा था, और कल के सत्र में क्या वॉल्यूम्स हुए हैं मार्केट में, देखिए सेकंड हाईएस्ट टर्नओवर। एक और बात कैसे याद आई मुझे, कल आप कह रहे थे कि हमारे बाजार इतने गिरे, चीन के नहीं गिरे, लेकिन चीन ने एक ही दिन में पूरी कसर कर ली, 6.5%। तो पता ही नहीं चलता कब कौन सा बाजार कितना गिर जाएगा। की तरफ से देखिए अच्छी खबर आ रही है, और उस बाजार पर हमारी नजर होनी चाहिए। सीपीआई का डेटा उन्होंने अपना जारी किया है,
और उसके बाद देखिए जापान का बाजार इस समय 1% ऊपर आज के दिन ट्रेड करता हुआ। तो कल चाइना गिरा था, लगता है आज और ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है। कल ही जिस तरह से 6% ये गिर चुका था, तो आज एशियाई बाजार भी देखिए भारतीय बाजारों को सपोर्ट कर रहे हैं हर तरफ से। बेहतरीन मजबूती, किस तरह की तेजी आज देखने को मिलेगी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जहां यूनाइटेड स्पिरिट्स की, डियाजियो की, किंगफिशर के किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या ने जिस तरह से सेटलमेंट किया है डियाजियो के साथ, इसका क्या मतलब है, आज किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा इस पूरे ग्रुप शेयरों में, ये सब बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। कल रेल बजट में कई घोषणाएं हुई और रेल बजट में उन ऐलानों में तेजस और उदय जैसी ट्रेनों के लिए भी ऐलान किया गया। लेकिन आपको बता दें कि आपको थोड़ी जेब यहां पर ढीली करनी होगी। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा कि सरकार का इरादा है कि ये बढ़ोतरी वाजिब हो। मैं ये मानता हूं कि ये बजट आम आदमी का बजट है। देश के आम आदमी को केंद्र बिंदु में रख करके ये बजट बनाया गया है और भारतीय रेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बजट बनाया गया है, जिसकी रूपरेखा पिछले बजट में रेल मंत्री जी ने रखी थी। आम आदमी जब मैं कहता हूं तो निश्चित रूप से जो फैसला लिया है दीनदयालु कोच लगाने का, हर गाड़ी में 2 मिनिमम 4 अधिकतम कोच लगाना, तो सामान्य यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। जो अंत्योदय एक्सप्रेस तेज गति की लंबी दूरी की गाड़ी, अनरिजर्व डब्बे जिसमें होंगे, सामान्य आदमी जा सकेगा। तो मैं समझता हूं कि आम आदमी इसके फोकस में है। जो अन्य 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी चर्चा आपने की है, डबल डेकर उदय जो ओवरनाइट जर्नी के लिए चलाएंगे हम, तेजस जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा से चलेगी, और तीसरा हमसफर। तो ये 3 गाड़ियों को भी इसलिए चलाया है कि अधिक से अधिक लोगों को हम ये सुविधा उपलब्ध करा सकें। मैं मानता हूं कि रेलवे बजट में एलोकेशन वास्तव में जो बढ़ाया है, इसके कारण भारतीय रेल की जो मूल समस्या रही उससे अब इस देश को आने वाले 2 वर्षों में निजात मिल जाएगी। पिछले साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा, इस वर्ष 1,21,00,000 करोड़ से ज्यादा। तो मैं समझता हूं कि इसी से भारतीय रेल जूझ रही थी, अंडर इन्वेस्टमेंट से, और उसको मोदी जी की सरकार ने बढ़ा दिया है। सर, कुछ ही महीने पहले एक नई ट्रेन देश को समर्पित की गई, महामना एक्सप्रेस, लेकिन उसका जो किराया है वो 15% तक ज्यादा रखा गया और दलील ये है कि उसमें काफी सारी सुविधाएं दी जा रही है। क्या ये जो तेजस है, जो आपने बोला कि 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, या फिर दूसरी जो ट्रेन चलाई जाएंगी, इनमें भी किराए बढ़ोतरी की गुंजाइश रहेगी? देखिए, महामना के जो कोच बने हैं, मोटे तौर पर सामान्य कोचेस से 22% ज्यादा खर्चा उसमें आया है, और इसलिए 15% सामान्य किराए से हमने बढ़ोतरी की है। तेजस में या बाकी गाड़ियों में भी बहुत नॉमिनल बढ़ोतरी हम करेंगे। एक डायनेमिक प्राइसिंग की ट्रेन ऑलरेडी पहले से विकल्प भारतीय रेल में उपलब्ध है, उसी में डायनेमिक प्राइसिंग होती है, बाकी में डायनेमिक प्राइसिंग होती नहीं है। अधिक से अधिक लोग यात्रा कर सकें और जरूरत के हिसाब से तुरंत कंफर्म बर्थ मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। और एक और बड़ी खबर आपके लिए, और फाइनली डियाजियो ने विजय माल्या से पीछा छुड़वा लिया है और माल्या ने मोटी रकम लेकर यूएसएल के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। माल्या को अपना पद छोड़ने के लिए 5 साल में $7.5 करोड़ यानी कि लगभग 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। और माल्या ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इस्तीफे से यूनाइटेड स्पिरिट्स और डियाजियो के साथ मेरे संबंधों को लेकर जो कुछ भी अनिश्चितता चल रही थी, जो कुछ भी आरोप चल रहे थे, उन पर विराम लग जाएगा। और माल्या ने डियाजियो के साथ एक करार भी किया है। उस करार में वो अगले 5 साल तक इसी तरह का कोई कारोबार नहीं करेंगे, लेकिन ब्रिटेन को छोड़कर, यानी कि ब्रिटेन में वो इस तरह का कारोबार कर सकते हैं। 2014 से यूनाइटेड स्पिरिट्स में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने के बाद से ही डियाजियो माल्या को पद छोड़ने के लिए दबाव बना रहा था। 1 साल से बोर्डरूम में काफी रस्साकशी चल रही थी, नेगोशिएशंस चल रहे थे, लेकिन माल्या इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। और फाइनली माल्या देखिए अब तैयार हो गए हैं। कल देर शाम प्रेस रिलीज उन्होंने जारी करी है, एक्सचेंजेस को बताया गया है कि वो अब चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहे हैं। यूएसएल समूह से विजय माल्या ने इस्तीफा देने के लिए डियाजियो इंडिया की मार्केटिंग और
इनोवेशन डायरेक्टर अबंती शंकर नारायण ने कहा है कि आइए उन्होंने क्या कहा है ये सुन लेते हैं। Dr. Malia has resigned as chairman and non-executive director of United Spirits. The USL board has appointed Mr. M.K. Sharma as non-exec chairman with immediate effect. With this resignation, Dr. Malia no longer has any authority or responsibility within the USL group. He resigns from the board of other group companies of USL. He enters into a global 5-year non-compete, non-interference and non-solicitation arrangement, and he gives an undertaking that he will not buy any shares in USL. और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेबी के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैन गुप्ता। गुप्ता साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक बात समझ में नहीं आ रही, विजय माल्या जी ने जब स्टेक बेची थी उन्हें पूरा पैसा मिला, जब नेगोशिएशन शुरू हुए भाव 250 रुपए चलता था, 2500 रुपए में जाके डील हुई, 1400 रुपए 1500 में डील हुई, शेयर का भाव 2500 रुपए हो गया। मुझे ये बताइए, उनको तो पूरा पैसा मिला जब उन्होंने स्टेक बेची, अब उन्हें कंपनी से बाहर निकालने के लिए डियाजियो यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर होल्डर्स का पैसा उन्हें कैसे दे सकता है? देखिए, मुझे तो ये जो पूरी डील है, ये इसमें मुझे डियाजियो का बिहेवियर राइट फ्रॉम बिगनिंग समझ में नहीं आ रहा है कि आप पहले उनको एक्यूज कर रहे हो कि उन्होंने घपला किया, कुछ गड़बड़ सड़बड़ ट्रांजैक्शन के जो इम्प्रॉपर ट्रांजैक्शन थे, और आज आप उनके साथ एक सेटलमेंट करके उनको ही पैसा दे रहे हो बाहर जाने के लिए। तो या तो ये बताइए आप शेयर होल्डर को कि पहले आप गलत थे, जो आपने उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे वो गलत थे, और गलत थे तो क्यों गलत थे, और अगर गलत नहीं थे तो आपने फिर ऐसा सेटलमेंट क्यों किया। तो आप जब, जैसा कि हम लोग हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि मुझे तो ये लग रहा है कि डियाजियो को टेक ओवर के पहले ही ये सारी बातें मालूम थी कि यहां पे इस तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक कैलकुलेटेड रिस्क ली थी क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस था उनके लिए ग्लोबली, और इंडिया मार्केट को वो इग्नोर नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि दुर्भाग्य से 2014 में जब नया कंपनीज एक्ट आया और सेबी के नए रेगुलेशन आए रिलेटेड पार्टी के तहत, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो उनको पुराने सारे एग्रीमेंट अप्रूवल के लिए शेयर होल्डर के पास लाने पड़े। तो जिससे हम बोलते हैं कि पेंडोराज बॉक्स खुला, और जब पेंडोराज बॉक्स खुला तो दिखाने के लिए उनको सारे एक्शन लेने पड़े, इंक्वायरी करानी पड़ी, इंक्वायरी रिपोर्ट करानी पड़ी, और बार बार पूछे जाने के बावजूद कि क्या ऐसी चीज है जो उनको रोक रही है विजय माल्या को हटाने के लिए। आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर हैं, आप एक सीधा सा रिजोल्यूशन ला सकते थे माल्या साहब को हटाने के लिए। तो आप बोलते हैं कि एक एग्रीमेंट है माल्या साहब के साथ जिसमें उनको चेयरमैन बनने का हक है, बट वो एग्रीमेंट तो तब हुआ था जब आपको कुछ मालूम नहीं था कि कंपनी में इस तरह की ट्रांजैक्शन है, इम्प्रॉपर ट्रांजैक्शन है। अगर मुझे मालूम पड़ा कि कोई इम्प्रॉपर ट्रांजैक्शन करें माल्या साहब के दौरान, टेन्योर के दौरान, तो क्या मैं उस एग्रीमेंट को रिसाइन नहीं कर सकता हूं, उस एग्रीमेंट से पीछे नहीं हट सकता हूं, और इस पे केस चलना चाहिए था। अब आप देखिए, जिन्होंने जो सेटलमेंट किया है, सेटलमेंट में सिर्फ 75 मिलियन की बात नहीं आ रही है, 75 मिलियन तो अभी मिल रहा है, 40 और 35 मिलियन प्लस 75 मिलियन के कंपनसेशन, एक तरह से जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं किए तो उसको बैकडोर से पेमेंट दे रहे हैं, और फिर 2 गारंटी है जो $135 मिलियन की और $40 मिलियन की है, उसके अगेंस्ट की इंडेमनिटी को एनकैश नहीं करेंगे, उनको कर रहे हैं। तो आप अगर टोटल लगाइए तो 175 और 150 मिलियन, करीब 325 मिलियन का आइदर यही एक बड़ी चीज है। $325 मिलियन किसी पुराने प्रमोटर को कंपनी से बाहर निकालने के लिए वो डियाजियो ने यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीद ली। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो 100% शेयर होल्डर है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का क्या, उनका पैसा वो कैसे इस तरह से बांट सकते हैं? और अगर आज आप सेबी में होते तो क्या इसकी इंक्वायरी नहीं करते? देखिए, मैं तो सीधे से बोल रहा हूं कि इसमें तो शेयर होल्डर बोथ डियाजियो और यूनाइटेड स्पिरिट के शेयर होल्डर को, बोर्ड को और कंपनी को टास्क पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई प्राइवेट डील नहीं थी डियाजियो के और विजय माल्या के बीच में, ये 2 कंपनियों के बीच में डील थी।
और अगर मान लीजिए इस तरह की कोई डील प्राइवेट थी भी तो उसका पूरा पैसा वो देंगे जो दो प्राइवेट पार्टी से, ना कि कंपनी। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें कहना हो कि ये एक कोई इस तरह का एग्रीमेंट का केस नहीं था कि मैंने आपको गाली दी और आपने मुझे गाली दी, हम लोगों ने झगड़ा किया और आज में सेटल कर लिया। ये इशू था कि जहां पे एक पब्लिक कंपनी इन्वॉल्व थी और जहां पे जो आपने एक्विजिशन थे दे वेर वायलेशन ऑफ द लॉ। नाउ जो वायलेशन ऑफ द लॉ था, जो शेयर होल्डर के प्रति विश्वासघात था, उसको दो पार्टी बिना शेयर होल्डर की कंसेंट के कैसे एक्सेप्ट कर सकती हैं? तो यहां पे रेगुलेटरी इंटरवेंशन का बहुत जरूरी है और मुझे विश्वास है कि सेबी, एमसीए एंड स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में और यूके में एफएसए विल आल्सो टेक कॉग्निजेंट ऑफ दिस थिंग एंड इनिशिएट एक्शन। ये तो हो गया रेगुलेटर की बात। शेयर होल्डर्स को भी प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, बोथ डियाजियो पे और यूनाइटेड स्टेट के शेयर होल्डर को, क्योंकि इस कंपनी का पूरा हक चाहे डियाजियो यूके की हो चाहे यूएसएल की हो, किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं है, पब्लिक शेयर होल्डर भी इन्वॉल्व हैं। और तीसरी बात यह है कि मैं तो इसको एक वर्ड में बोलूंगा, इट इज मर्डर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता है कि जो गवर्नेंस भी डैम, आई डोंट केयर फॉर द गवर्नेंस, व्हाट आई डू, व्हाट टू ऑफ अस डू इज द राइट थिंग। दो प्रमोटर, पास्ट एंड प्रेजेंट प्रमोटर मिलके कंपनी का फेट नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो गुप्ता जी, फिर सेबी को सुमो मोटो एक्शन लेना चाहिए या इंतजार करें कि सेबी के शेयर धारक जगेंगे और कंप्लेन दाखिल करेंगे? क्या करना चाहिए इस समय भारत में रेगुलेटर को, जो सेबी है? देखिए, सबसे पहले रेगुलेटर को पूरे डिटेल्स मंगाने चाहिए कि क्या एग्रीमेंट है, और एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट गलत थी जो आपने खुद करी थी? आपने खुद इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस कमेटी के बेसिस पे आपने एमसीए को भी कंप्लेंट करी थी, सेबी को भी कंप्लेंट करी थी, स्टॉक एक्सचेंज को भी कंप्लेंट की थी। तो जो आपने क्या कंप्लेंट की, तो झूठी कंप्लेंट थी या अगर सही थी? अगर सही थी तो फिर आप इस तरह का बैक स्टेप कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल। तो साफ तौर पर बड़े सवाल हैं जिनके जवाब यूएसएल को देने होंगे, डियाजियो को देने होंगे जो नए प्रमोटर है। किस तरह से आप कंपनी का पैसा इस तरह के सेटलमेंट में कर सकते हैं जिस पर सबकी नजरें हैं और जो ऑब्जेक्शनेबल है। तो उम्मीद की जाए कि रेगुलेटर की तरफ से आगे यहां पर किसी न किसी तरह का एक्शन होगा या फिर डियाजियो आकर इन तमाम सवालों के जवाब मीडिया के सामने रखेगी। गुप्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें ये पूरा विश्लेषण देने के लिए, अपनी राय देने के लिए इस मामले पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ बाजार पर, स्टॉक्स पर फंडामेंटल राय देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी भी जुड़ेंगे। साथ ही हम फोकस करेंगे बैंकिंग शेयरों पर। बैंकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, खासतौर से एसडीआर वाले मामलों पर। क्या है पूरी खबर, कैसे बैंकों को मिलेगी राहत, ये भी बताएंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या भी। बने रहिए हमारे साथ। और अब बात करते हैं बैंकों में बढ़ते हुए एनपीए की। आरबीआई ने कर्ज वसूली के लिए एसडीआर के नियम अब आसान कर दिए हैं। अब एसडीआर यानी कि स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग के तहत बैंक कम हिस्सेदारी बेचकर भी इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं और इसके साथ ही ज्वाइंट लेंडर फोरम के नियम भी आसान कर दिए गए। इस खबर को पूरी तरह से समझते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या। प्रदीप, सबसे पहले तो ये बताइए कि एसडीआर के नियमों में क्या क्या बदलाव हुए और इससे फायदा क्या होगा? देखिए, जो बदलाव किए गए हैं वो इस मकसद के साथ किए गए हैं कि एसडीआर के तहत जो भी केसेस लिए जाएं उनमें एक डील हो, एक नया निवेशक आए और वो कंपनी का मैनेजमेंट संभाले। इसलिए जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें यह कहा गया है कि पहले जहां बैंकों को इन कंपनियों में 18 महीने के अंदर 51% हिस्सा बेचना पड़ता था, अब इसकी जगह केवल 26% हिस्सा बेचना काफी होगा। लेकिन आप मैनेजमेंट एक तरीके से हैंडओवर कर रहे होंगे, तो जो भी नया मैनेजमेंट, नया प्रोमोटर इसमें आएगा वो केवल 26% हिस्सा लेकर काम कर पाएगा। बैंक फाइनेंशियल इन्वेस्टर की तरह इसमें बने रहेंगे और बाद में जब टर्न अराउंड बहुत क्लियर हो जाए तो जाहिर है कि नया इन्वेस्टर भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे या ज्यादा पूंजी लगा पाएंगे, तो फिर धीरे धीरे हिस्सा बेचा जाएगा। तो इससे डील करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल जो काफी सारे क्रिटिक्स उठा रहे थे
कि बैंक एक तरीके से 18 महीनों तक इन एसेट्स को एनपीए करने से बच जाएंगे और 18 महीने बाद फिर कहेंगे कि हमको कोई बायर नहीं मिला तो फिर प्रोविजन कर रहे होंगे। इसकी तैयारी करने के लिए आरबीआई ने कहा है कि कम से कम 15% प्रोविजन आप इस दौरान कर देंगे। इसके अलावा जो आपने वहां पे इक्विटी होल्डिंग ले ली है कंपनी के अंदर, तो कंपनी के हिस्सेदारी बिकने या ना बिकने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हर क्वार्टर में आप इसको रिव्यू कीजिए और अगर जरूरत पड़े तो आपकी इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर भी एक डिप्रिसिएशन मार्क टू मार्केट आप लेते रहिए, ताकि 1.5 साल के बाद 18 महीने के बाद अचानक से झटका ना लगे। तो एक तरीके से स्पीड अप करने और आसान बनाने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बात हो रही है, जिसको मार्केट इनडायरेक्टली फैक्टर इन कर रहा था। अब वो सब कुछ किताबों पे होगा। बिल्कुल। तो और ये भी बताइए प्रदीप की जेएलएफ यानी जॉइंट लेंडर्स फोरम में क्या क्या खास बदलाव किए गए? एक तरीके से ये एसडीआर के पहले का कदम होता है। एसडीआर ऐसे मामलों में किया जाता है जहां पे आपको क्लैरिटी है कि ये मैनेजमेंट बदल के टर्न अराउंड हो जाएगा ये बिजनेस। लेकिन जहां हम एसडीआर तक नहीं पहुंचे हैं, वहां जॉइंट लेंडर फोरम के तहत कई बैंकों ने जब लोन दिए हुए हों वो तो मिलके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं। चूंकि यहां पर बैंकों के बीच में सहमति बनाना बहुत मुश्किल होता है और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि किसी बैंक ने थोड़ा राइट ऑफ लिया है, किसी ने ज्यादा लिया है। कोई बैंक एसेट का वैल्यूएशन एक्स करता है, कोई वाई करता है। तो ये टेक्निकल झगड़े चलते होते हैं दोनों बैंकों के लीगल डिपार्टमेंट के बीच में, और इस बीच में ये मामले अटके रहते हैं। तो अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले जो नियम था कि 60% बैंक यानी 10 बैंकों ने लोन दिया है कंपनी को, तो उनमें से 6 बैंक मिल करके जेएलएफ में फैसला लें और इन 6 बैंकों के बीच में कुल मिलाकर टोटल लोन का 75% कवर होना चाहिए। अब उसको घटा के 50 कर दिया गया है, 51 कर दिया जाए, तो वो काफी आसान हो जाता है फैसला लेना। तो यहां पर भी वही कोशिश है कि डिसीजंस हो, रीस्ट्रक्चरिंग जल्दी हो, और जो रीस्ट्रक्चरिंग हो उसको डिसेंटिंग बैंक जो राजी नहीं होंगे उनको भी मानना पड़ेगा, उनकी मजबूरी होगी अगर 50% मेजॉरिटी एक तरफ होकर के फैसला ले लेती है तो। और उनसे ये कहा जा रहा है कि ठीक है, अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग पे राजी नहीं है तो आप निकल जाइए, तो आप अपना लोन किसी और बैंक को दे दीजिए। जाहिर है कि वो भी आपको एक हेयर कट पे ही देना पड़ेगा, आपके भाव पे तो जाएगा नहीं। तो इसलिए यहां भी फैसला जल्दी हो पाएगा और रीस्ट्रक्चरिंग ज्यादा मामलों में हो पाएगी। तो एनपीए को रिजॉल्व करने की तरफ ये कदम उठाया गया है और ये एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये नियमों को आसान किया जा रहा है। इसको आप पॉजिटिवली लीजिए बैंकिंग सेक्टर के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं कि बैंक्स के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है, खासतौर से तब जबकि आरबीआई ने बड़ी मुश्किल करके रखी है एनपीए डिक्लेयर करने के लिए आज से। तो एनपीए डिक्लेयर तो होंगे, लेकिन एनपीए की रिकवरी या फिर उन एसेट से पैसे की रिकवरी भी अब ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगी। शुक्रिया प्रदीप पूरी डिटेल्स देने के लिए। और इसी पर बैंकिंग शेयरों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर करेंगे बातचीत इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है राकेश बंसल और मयूरेश जोशी से एक राय ली जाए बैंकों वाले मामले पर और यूनाइटेड स्टेट वाले मामले पर भी बात करनी, लेकिन पहले बैंक्स पर एक राय ले रहे, क्योंकि अभी हमने प्रदीप से जो बात की, ये एसडीआर के नियम जो आसान किए गए हैं, जॉइंट लेंडर्स फोरम के नियम जो आसान किए गए, बैंकिंग शेयरों के लिए राहत की बात है। लेकिन फिर भी क्या बैंक शेयर खरीदने की हिम्मत है क्या मयूरेश इस तरह के माहौल में? यदि हाँ तो क्या खरीदेंगे आप? मॉर्निंग अनिल जी, आई थिंक क्लियरली जो रूल्स ट्वीक हुए हैं और जो आरबीआई ने नए रूल्स लाए हैं सेंटिमेंटली पॉजिटिव बैंकिंग क्षेत्र के लिए हो सकते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफी फास्ट हो सकती है। बट मेरे हिसाब से आई थिंक देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी वॉच्ड आउट फॉर। आई थिंक जो प्रोविजनिंग है 15% की, आई थिंक दैट प्रोविजनिंग विल स्टिल टेक अ हिट ऑन बैंक बैलेंस शीट्स। और दूसरा जो इक्विटी कंपोनेंट की हम बात करते हैं, ये काफी कंपनी जो एसडीआर में है ये डेट में है, और अगेन आई थिंक दे आर नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ द वुड्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो इक्विटी डिप्रिसिएशन होगी आपकी वैल्यू ऑफ एसेट्स की, तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो टेक सम अमाउंट ऑफ टोल ऑन योर बैलेंस शीट। तो मुझे लगता है आई थिंक सेंटिमेंटली एटलीस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस SDR book will become much more leaner. But मुझे लगता है I think the cleaning up process will take at least 18 months as RBI is directing, which is a good 6 quarters from now. और जो मुझे लगता है जो स्ट्रेस थ्रू बैंक्स अभी भी गुजर रही हैं, जो बुक का वैल्यू की डिटोरिएशन ऑलरेडी हो चुकी है, जो हिट लेना पड़ रहा है Q4 में, आई थिंक दैट स्ट्रेस विल स्टिल कंटिन्यू। इसलिए एट दिस पॉइंट ऑफ अनिल जी आई विल स्टिल बी स्टेइंग अवे फ्रॉम PSU बैंक्स अनलेस आई सी अ स्ट्रक्चरल रिकवरी हैपनिंग। और यूनियन बजट में खास करके आई थिंक जो रिकैपिटलाइजेशन की फिगर की हम लोग राह देख रहे हैं, क्या फिगर आता है, ये बहुत जरूरी होगा, क्योंकि काफी बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी के डायर नीड्स में हैं, और अगर बैलेंस शीट फ्यूल करनी है विद बुक वैल्यू डिटोरिएशन, आई थिंक दिस इज बिकम द नीड ऑफ द आवर। तो आई थिंक ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है।
चलिए, तो ये सारी चीजें देखना काफी जरूरी है। आज बैंकों में एक रिलीफ की बात जरूर देखने को मिल सकती है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एसजीएस निफ्टी देखिए बता रहा है कि अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की होगी, 7100 के पास जाने की कोशिश आज हम करते हुए दिखेंगे। लेंगे ब्रेक के बाद पहला सौदा हाजिर करेंगे। रुपए की ओपनिंग पर होगी नजर। कलम में देखा था काफी कमजोरी देखने को मिलती, रुपए में लगभग ऑल टाइम लोज के पास पहुंच गया था रुपया। आज क्या मजबूत होगा या फिर मंथ एंड डॉलर डिमांड के चलते और कमजोरी देखने को मिलेगी। साथ ही स्टॉक 2020 का अपडेट भी आपके सामने रिकैप हाजिर करेंगे और यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर होगी नजर। यहां खबर तो देखिए नेगेटिव है, लेकिन डीआईजीओ को राहत मिली है, निजात मिला है अब विजय माल्या से। तो क्या स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल सकती है? एफएनओ में भी शामिल होने वाला है। इस शेयर पर आज सबकी नजरें बनी रहेंगी। प्री ओपनिंग सेशन में देखेंगे किस तरह का प्रदर्शन दिखाता है ये स्टॉक। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।